नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो एक बार पुनः लेकर हम उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लासें पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर व लाइक कीजिए। और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो किन देशों में पाया जाता है? और हमारे सामने जो पहला ऑप्शन है वो भारत व म्यांमार, भारत व नेपाल, भारत व श्रीलंका, भारत व बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा भारत प्लस नेपाल। यानी हिमालय के तराई वाला जो क्षेत्र है उस तराई वाले क्षेत्र में ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो जो है वो पाए जाते हैं। यानी एक सिंग के जो गेंडे हैं ये पाए जाते हैं। और ये जो ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो जो है ये विश्व में दूसरे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले राइनो में से एक है। अगर हम बात करें व्हाइट राइनो जो है वो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। व्हाइट राइनो जो है वो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और उसके बाद में ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो जो है वो सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, पाए जाते हैं। अगर हम बात करें भारत में भारत में असम राज्य में ये जो है ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और असम में एक जो है वो मानस अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। दूसरा हम बात करते हैं कि दूसरा जो है वो जाल्दीपारा जो पश्चिम बंगाल में है वहां पे ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा ये राइनो जो है वो मुख्य रूप से काजीरंगा 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 भी कहाँ पे है, असम में है। तो काजीरंगा और मानस ये तो असम के हैं। और जाल्दीपारा जो है वो पश्चिम बंगाल का है जहाँ पे भारत में गेंडे जो है वो बहुतायत में देखे जाते। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा भारत प्लस नेपाल। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? और अगर हम बात करें इसमें पहला ऑप्शन जो है वो उत्तराखंड है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मिजोरम, चौथा असम। और सही उत्तर की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर जो होगा वो मिजोरम होगा। यानी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो है वो मिजोरम राज्य में है। और हम कहते हैं मिजोरम में यहाँ पे माउंटेन विक्टोरिया बर्ड्स जो हैं वो क्या किए गए, देखे गए। यानी लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद जो है वो विक्टोरिया जो बर्ड्स हैं वो मुख्य रूप से इस ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क में देखे गए। और इसीलिए ये जो माउंटेन है या ये नेशनल पार्क जो है वो चर्चा का विषय रहा है। दूसरी हम बात करते हैं कि इसकी सर्वोच्च जो चोटी है इस माउंटेन की वो है फोंगपोई या फोंगयुई जो है वो इसकी क्या मानी जाती है, सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। मिजोरम की सर्वोच्च चोटी जो है वो फोंगयुई है जो किस माउंटेन में है या किस नेशनल पार्क में है, तो हम कहते हैं ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क में क्या है, अवस्थित है। अगर हम बात करें अभी हमने बात की थी पश्चिम बंगाल में जाल्दीपारा अभ्यारण्य है, या हम कहें यहाँ पे पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क जो है या राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है जो बंगाल टाइगर्स या बंगाल के जो टाइगर हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, तो हम कहते हैं सुंदरवन। सुंदरवन ये यहाँ पे अवस्थित है। दूसरा उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है जो भारत का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य या टाइगर प्रोजेक्ट जो है जिसमें शामिल किया, जिसे वर्तमान में नाम परिवर्तन के कारण ये चर्चा में रहा है। और असम की बात करते हैं तो असम में हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो है काजीरंगा है। काजीरंगा के अलावा जो हमें याद रखना है वो मानस है, मानस है। और असम में 18 अभ्यारण्य अवस्थित है। यानी भारत के सर्वाधिक अभ्यारण्यों में शामिल कौन सा राज्य है, असम है। तो असम में 18 अभ्यारण्य अवस्थित है जिनमें महत्वपूर्ण काजीरंगा है,
मानस है, ये यहाँ पे क्या है, विद्यमान है। एक जो है वो हमें याद रखना है, मणिपुर। मणिपुर जो है, यहाँ में लोकटक जो झील है, या लोकटक झील जो है, इस लोकटक झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय अभ्यारण्य अवस्थित है। जो तैरते हुए, यानी हम बात करते हैं लोकटक झील जो है आर्द्र भूमि में शामिल है, जो तैरते हुए खेतों के लिए प्रसिद्ध है। और इसी लोकटक झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो भारत भर में प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस भारतीय बंदरगाह पर पहली बार रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ROIP रोप का सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? और हमारे सामने ऑप्शन है कोचिन पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। और इसका सही जो उत्तर होगा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पे है? तो हम कहते हैं हुगली नदी पे कोलकाता में अवस्थित है। कोलकाता में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़े पृष्ठ प्रदेशों में स्थान रखने वाला जो बंदरगाह है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। और यहाँ पे रेडियो, यानी कहने का अर्थ है आवागमन के लिए दो तरफा जो संचार व्यवस्था है वो यहाँ पे क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और दूसरी हम बात करते हैं कि कोलकाता जो बंदरगाह है ये लंबी दूरी के लिए या लंबे क्षेत्र तक जो है ये संचार व्यवस्था क्या करता है, प्रदान करता है। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नावासावा जो बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ पे है? तो हम कहते हैं मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का क्या है, अवस्थित है। तीसरा हम बात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो कहाँ पे है? तो हम कहते हैं आंध्र प्रदेश में है। और भारत का सबसे सुरक्षित जो बंदरगाह है वो कौन सा है? ये बंदरगाह है। यानी कहने का अर्थ है ये डोल्फिन नोज के किनारे है। और भारत का सबसे सुरक्षित जो बंदरगाह है वो कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह माना जाता है। कोची बंदरगाह ये कहाँ पे है? केरल में। और अरब सागर की रानी कहलाती है। और केरल का सबसे महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है वो कौन सा? कोची बंदरगाह है। और इसी कोचिंग पोर्ट जो है या कोचिंग बंदरगाह, इसके सामने वेलिंगटन द्वीप है जिस पर भारतीय नौसेना का क्या है, अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात कर रहे हैं, महाकाली नदी किन दो देशों की प्राकृतिक सीमा बनाते? महाकाली जो नदी है वो दो देशों के मध्य जो है वो क्या कर रही है, सीमा बना रही है। और हाल ही में इन दो देशों के मध्य जो है एक ब्रिज बनाने के लिए, यानी 1200 करोड़ रुपए का ब्रिज यहाँ पे आने वाले 3 सालों में बनेगा। इसके कारण ये जो महाकाली नदी है ये चर्चा में आई है। तो हमारे सामने ऑप्शन है भारत प्लस नेपाल, भारत व भूटान, भारत व चीन, भारत व पाकिस्तान। और इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा भारत प्लस नेपाल। यानी कहने का अर्थ ये है महाकाली नदी जो है वो भारत के उत्तराखंड में ये भारत व नेपाल की क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। और उत्तराखंड में ही भारत और नेपाल के मध्य 12,000 करोड़ रुपए का एक ब्रिज बनेगा। अगर हम बात करें कि ये जो ब्रिज है ये कहाँ पे बनेगा, तो हम कहते हैं धारचूला जो है, धारचूला में ये जो पुल है ये बनने जा रहा है। अगर हम बात करें कि ये जो महाकाली नदी है जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो इसे जो है वो शारदा नदी के नाम से, उत्तर प्रदेश में इसे किस नदी के नाम से जाना जाता है? शारदा नदी के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है अगर ये पर्वतीय भाग में बहती है उत्तराखंड और नेपाल में तो इसे महाकाली कहा जाता है। जैसे उत्तराखंड से ये मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसे क्या कहा जाता है, शारदा नदी कहा जाता है। दूसरा हम बात करते हैं भारत और चीन के मध्य एक नदी प्रवाहित होती है जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो वो भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे
ज्यादा क्षेत्र में, देखो अगर पूर्ण अपवाद तंत्र की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। वैसे हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। और इस दृष्टि से चीन जो है इस ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जो है वो बांध बनाने जा रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि महाकाली नदी भारत व नेपाल, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें भारत प्लस चीन, अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु का अपवाद तंत्र माना जाता है, जिसमें सिंधु व उसकी सहायक नदियों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस देश की नौसेना के साथ भारत ने पैसेज अभ्यास या पासेकस संपन्न किया है? और हमारे सामने ऑप्शन है रूस, अमेरिका, फ्रांस और नेपाल। और इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा कि भारत और रूस के मध्य 14 जनवरी 2022 को अरब सागर में ये अभ्यास जो है वो क्या किया गया। यानी पैसेज जो अभ्यास है ये अरब सागर में भारतीय सेना और रूसी नौसेना के मध्य जो है ये अभ्यास किया गया। और इसी प्रकार से भारत और रूस के मध्य एक जो अभ्यास हुआ था 2021 में, उसका नाम था इंद्र। इंद्र जो युद्धाभ्यास है ये भी किसके मध्य हुआ था, भारत प्लस रूस के मध्य हुआ। अगर हम बात करें अमेरिका और भारत के मध्य जो अभ्यास हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास था, उसे कहा जाता वज्र प्रहार। यानी भारत और अमेरिका के मध्य जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसे कहा जाता वज्र प्रहार। और अगर हम बात करें भारत और नेपाल के मध्य जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसे कहा जाता है सूर्य किरण। और हम बात करते हैं भारत और फ्रांस के मध्य जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसे एक तो नाम दिया शक्ति और एक नाम दिया था गरुड़। गरुड़ जो है वो वायुसेना के मध्य हुआ था, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना, और स्थल सेना के मध्य जो है वो शक्ति अभ्यास हुआ था। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि पैसेज अभ्यास जो है, पास्केस जो अभ्यास है वो रूस और भारत के मध्य अरब सागर में हुआ था। रूस के साथ इंद्र, अमेरिका के साथ वज्र प्रहार, फ्रांस के साथ शक्ति व गरुड़ और नेपाल के साथ सूर्य किरण जो है वो युद्ध अभ्यास भारत और पड़ोसी देश ये करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया ओपन 2022 पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? और हमारे सामने लक्ष्य सेन, लोहम किन यू, प्रकाश पादुकोण, किदाम्बी श्रीकांत। और इसका सही उत्तर जो होगा वो लक्ष्य सेन होगा। लक्ष्य सेन ने 2022 का इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब है जीता है और ये भारत के तीसरे ये खिताब जीतने वाले क्या हैं, खिलाड़ी। इससे पहले प्रकाश पादुकोण जो है उन्होंने ये खिताब जो है वो जीता था 1981 में। सबसे पहले 1981 में प्रकाश पादुकोण। दूसरा हम कहते हैं किदाम्बी श्रीकांत जो है उन्होंने 2015 में ये खिताब जीता था। और इस बार जो है वो लक्ष्य सेन ने लोह किन यू जो विश्व के प्रथम बैडमिंटन खिलाड़ी इनको हराकर ये जो पुरस्कार है ये क्या क्या है प्राप्त किया। यानी ये जो पुरस्कार है ये क्या क्या जीते, इंडियन ओपन खिताब जो है वो क्या क्या जीता। यानी लोह किन यू को हराकर लक्ष्य सेन ने तीसरे भारतीय होने का गर्व प्राप्त किया जो ये खिताब उन्होंने क्या है जीता। और आप सबको पता इंडिया ओपन किससे संबंधित, तो हमें याद रखना इंडिया ओपन जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, कृत्रिम सूर्य के बाद कृत्रिम चंद्रमा किस देश ने बना दिया है? और हमारे सामने जो ऑप्शन है वो यूएसए, चीन, फ्रांस और भारत। और हम बात करते हैं कि ये कारनामा जो है वो चीन ने ही किया है। यानी प्राकृतिक सूर्य के बाद में चीन ने जो है वो प्राकृतिक चंद्रमा का निर्माण किया। और ये किस लिए किया कि आपको पता है कि आने वाले समय में चीन जो है वो चंद्रमा पे अपना अभियान भेजेगी और इसीलिए आपको पता है वहां पे जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल कम है, 1/6 है पृथ्वी का। तो उसी चीज का अनुभव करने के लिए चीन ने प्राकृतिक रूप से क्या बनाया, चंद्रमा बनाया। और हम बात करते हैं कि ये कहां पे बना है, तो ग्यांगशू जो प्रांत है, ग्यांगशू प्रांत में चीन ने जो स्थान है वह सुझाऊ नामक जो स्थान है वहां पर ये कारनामा किया।
और ये जो है चेंज 8 यानी चेंज 6, चेंज 7, चेंज जो 8 अभियान है चीन जो चंद्रमा से संबंधित है करने जा रहा है, तो उसके लिए ये जो कृत्रिम चंद्रमा है ये महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पे उनके जो साइंटिस्ट हैं, उनके जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो जैसा प्रभाव चंद्रमा पे होता है वैसा ही प्रभाव वहां पे होगा। तो कम गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र पर ये जो है ये अपने विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग है वो कर सके। तो साइंस के क्षेत्र में ये बहुत ही बड़ा जो है वो योगदान माना जाता है। तो चीन ने जियांगसू क्षेत्र के सुझाऊ जो स्थान है वहां पर कृत्रिम जो है वो चंद्रमा बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? और हमारे सामने ऑप्शन है जी अशोक कुमार, जनरल नरवणे, विपिन रावत, विवेक राम चौधरी। और इसका सही जो उत्तर होगा जी अशोक कुमार। यानी देश के प्रथम जो हैं वो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है वो किसे नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। जबकि जनरल नरवणे जो हैं वो भारत के दूसरे सीडीएस है। भारत के दूसरे सीडीएस यानी भारत के जो पहले सीडीएस थे वो कौन थे? जनरल विपिन रावत थे। और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में भारत के दूसरे जो सीडीएस है वो जनरल नरवणे को बनाया गया। और विवेक राम चौधरी जो हैं वो वर्तमान में एयर चीफ मार्शल यानी भारतीय वायुसेना के क्या है? अध्यक्ष है। और हमें याद रखना एयर चीफ मार्शल जो है वो कौन है? विवेक राम चौधरी। तो एक साथ हमें इतनी बात देखने को मिली कि जी अशोक कुमार भारत के प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक है, जनरल रणवे सीडीएस है सेकंड, विपिन रावत प्रथम सीडीएस थे जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और विवेक राम चौधरी जो वो एयर चीफ मार्शल। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।